नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सारा चौहान, ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर विदेश की खबरें। वो कौन सी खबरें रही जिसने हलचल मचाई विदेश में? और सबसे पहले मैं आपको बुलेटिन में लिए चलती हूं भारत के पड़ोसी देश नेपाल। जी हां, जहां पर सोशल मीडिया बैन से एक विद्रोह शुरू हुआ जेन-ज़ी का, और उसके बाद ये विद्रोह एक बड़ा आंदोलन बन गया। देखते ही देखते पूरे नेपाल को इस आंदोलन ने जकड़ लिया। एक तरह से यहाँ ये कहा जाए कि कुछ ही दिनों के अंदर नेपाल की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी इस आंदोलन ने। सरकारी संपत्तियों को आग लगा दिया गया, इसके अलावा कई ऐतिहासिक इमारतों को आग लगा दिया गया। जो तस्वीरें वहां से निकलकर आई उस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि देखते ही देखते कैसे जेन-ज़ी ने सोशल मीडिया बैन को लेकर एक आंदोलन शुरू किया, और उसके बाद आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ गया। और उसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर अब नेपाल का भविष्य क्या होगा, आखिर कौन होगा नेपाल का अगला प्रधानमंत्री। और आखिरकार इस बड़े आंदोलन के बाद पहली महिला चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लग गई। जी हां, आखिरकार राष्ट्रपति ने उनको अंतरिम प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल के 200 सालों में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल में बन गई नई सरकार, लोकतंत्र की नई लहर या गहराया बड़ा संकट। जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के बाद उपजी चुनौतियां। नेपाल में नई आंतरिक सरकार बन चुकी है, लेकिन सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी इस नई सरकार के सामने फिलहाल कई चुनौतियां हैं। जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के बाद बनी इस नई सरकार से नेपाल में लोकतंत्र की नई लहर आएगी या फिर राजनीतिक संकट और भी ज्यादा गहराएगा, ये बात तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी नई सरकार के सामने आर्थिक मंदी और भ्रष्टाचार सहित कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अभी लोगों को आंतरिक सरकार से काफी उम्मीदें हैं। यदि ये सरकार सफल रही तो नेपाल में लोकतंत्र की नई लहर आएगी और फिर आने वाली सरकारों में इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन हिंसा से उपजी नई सरकार कहीं असफल रही तो इससे देश आर्थिक मंदी की तरफ चला जाएगा। जेन-ज़ी को नई सरकार से कई उम्मीदें हैं। नेपाल के इतिहास में वैसे तो 2008 के बाद कई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी हैं। बीते 17 सालों में 13 बार देश में अलग अलग सरकारें बनी, लेकिन कोई भी पार्टी सरकार में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। अब वर्तमान की बात करें तो नेपाल की हिंसा में अभी तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सहित कई दिग्गज नेताओं के सामने राजनीतिक संकट गहरा गया है। इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर और उनकी पार्टी CPN UML का हेडक्वार्टर जला दिया। इसके अलावा करप्शन की जांच के चलते ओली का राजनीतिक सफर खतरे में है। तो वहीं नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा का राजनीतिक सफर खत्म होता दिख रहा है। उनके आवास पर हमले ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया है। इसी तरह पुष्प कमल दहल के CPN MC को भी युवाओं का साथ खोना पड़ सकता है। युवाओं ने इस आंदोलन में उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, कुछ दिन शांत रहकर फिर आंदोलन हो सकता है। जानकारों के अनुसार नेपाल की नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में आर्थिक मंदी है। देश को आर्थिक संकट से निकालना चुनौतीपूर्ण होगा। यहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो वहीं अंतरिम सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं। ऐसे में यहाँ संवैधानिक उलझनें पैदा हो सकती हैं। अगले चुनाव 6 महीने में कराने होंगे। सेना हटने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बहाली और पूर्व सरकार के मंत्रियों की जांच भी अहम है। नेपाल में हालिया विरोध प्रदर्शन में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। पूर्व सरकार के मंत्रियों की अवैध संपत्ति की जांच और नई सरकार को स्वतंत्र जांच करने का आधिकारिक चुनौती होगी। फिलहाल देश में सेना तैनात है, जगह जगह बख्तरबंद वाहन खड़े हैं, लेकिन सेना के हटने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बहाली सरकार के लिए बड़ा टास्क होगा। नेपाल में बीते कई सालों से अस्थिरता रही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ 17 साल में 13 बार सरकार बनी और किसी का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। आपको बता दें कि पहली बार है जब नेपाल में कोई महिला प्रधानमंत्री कुर्सी संभाल रही हैं, जिनका नाम है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की को PM का ताज तो मिल गया, लेकिन ये ताज कांटों से भरा हुआ है। कई चुनौतियां उनके सामने खड़ी है, जिनसे पार पाना उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है।
युवाओं की उम्मीदों के बोझ तले दबी ये नई नवेली सरकार किस तरह का प्रदर्शन करेगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन नेपाल की हर गतिविधि पर भारत की नजर भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो नेपाल में जनजी का युवाओं का एक बड़ा आंदोलन और उसके बाद नेपाल में दशा और दिशा सब कुछ बदल गई। और उसके बाद अब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, जिस पर बर्फ जमी हुई है। जब से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जी हां, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया भारत पर, तब से ही सभी की नजरें भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिकी हुई थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों की गतिविधियों पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर अब अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो कदम अब उन्होंने आगे बढ़ाया है, उससे सभी चौंक गए हैं। दरअसल एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया है। लग तो ऐसा रहा था जैसे दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है, लेकिन शायद ये दोस्ती अभी भी कायम है। जी हां, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें पूरा यकीन है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार पर वार्ता होगी, जो व्यापार पर बातचीत होने वाली है, उस पर एक अच्छा निष्कर्ष जरूर निकलेगा। साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो आगे आने वाले वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के जरूर इच्छुक हैं। तो क्या वाकई दोनों देशों के जो बड़े नेता हैं, उनकी क्या मुलाकात वाकई होगी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्या दोनों ही मुलाकात करेंगे? और दोनों देशों के बीच ये जो टेंशन नजर आ रही है, क्या ये वाकई दूर हो पाएगी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जिस तरह से दोस्ती देखने को मिला करती थी, कभी सोचा भी नहीं था कि इस दोस्ती के बीच में दरार आ जाएगी। धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में खटास देखने को मिली और उसके बाद जब भारत ने रूस से तेल खरीदा, अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये दोस्ती फिर से कायम होगी, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का कार्ड चल दिया है। क्या इसे ट्रंप कार्ड कहा जाए? वैसे देखा जाए, ऐसा लग नहीं रहा था कि जिस तरीके से खटास बढ़ती जा रही थी दोनों देशों में, भारत और अमेरिका में, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, एक दूसरे को बहुत गहरा दोस्त कहा करते थे। और हाल ही में एक पोस्ट किया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो है एक तरह से रूस और चीन के हाथों भारत को खो दिया है। लेकिन उसके बाद दोस्ती का कार्ड चल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन इसके साथ ही बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने, जी हां, जो ट्वीट किया, उससे ये लगता है कि दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो अभी भी कायम हैं, या ये कहें कि दोस्ती में गर्माहट अभी भी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं, पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। यह तो रही बात ट्वीट की, लेकिन क्या ये साझेदारी दोनों देशों के बीच नजर आएगी? क्या वो जो दोस्ती के कसीदे पढ़ा करते थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो दोस्ती फिर से नजर आएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं और खबर आ रही है कि इस साल के आखिरी में न्यूयॉर्क में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। खबर यह आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ा फेरबदल, ये बड़ा बदलाव उस वक्त आया है जब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक तनाव देखने को मिल रहा है, कूटनीतिक चैलेंजेस चर्चा का विषय बने हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक जो है वो 23 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 27 सितंबर को प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर।
दोनों देशों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है और अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बड़ी बैठक में प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, वो क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। वैसे आपको बता दें कि यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के सभी 193 देश मिलकर बातचीत करते हैं। इसे आप दुनिया की एक बड़ी बैठक या लघु संसद मान सकते हैं, जहां हर देश को बराबरी से बोलने और वोट देने का पूरा अधिकार होता है। हर साल सितंबर में बैठक होती है जिसमें हर देश अपने विचार रखते हैं, जैसे दुनिया में शांति कैसे बनाई जाए, जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए, मानवाधिकार कैसे सुरक्षित रखें और विकास कैसे किया जाए। यूएनजीए जो फैसले लेती है वो जरूरी नहीं है कि हर देश को मानने ही पड़े, लेकिन उनका असर बहुत होता है क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें देखती भी है और समझती भी है। यूएनजीए की ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया कई बड़े संकटों से जूझ रही है, जब दुनिया कई बड़े बदलावों से जूझ रही है। ऐसे में भारत की भूमिका और दृष्टिकोण वैश्विक मंच पर बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये जो 80th उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, इसमें किस तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और अब बात करते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारतीय यात्रा के बारे में। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अयोध्या पहुंचे। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर बहुत ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे और साथ ही साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। आपको बता दें, इस खास मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के तमाम वरिष्ठ सदस्य, कैबिनेट मंत्री और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब वो रामलला के दरबार पहुंचे तो पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती उतारी और इसके बाद वो हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और रामलला के दरबार में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पूरे 45 मिनट बिताए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भूटान के प्रधानमंत्री दासो शरीफ तोब्गे की, जो कि अपनी पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे थे श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। जी हां, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और यहां पर रामलला के दर्शन किए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। और आपको बता दें क्योंकि भूटान के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, तो जाहिर है वहां पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री ने कुबेर टीला पहुंचकर वहां पर जलाभिषेक भी किया और वहां पर पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही खास मौका रहा भूटान के प्रधानमंत्री के लिए और उनकी पत्नी के लिए। और इसके साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने जिस तरह से दर्शन किए उसकी उन्होंने बहुत ही सराहना की। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा उस पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि भूटान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रार्थना करते देखना अद्भुत है। प्रभु श्री राम के आदर्श पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। जाहिर है किसी भी देश के प्रधानमंत्री या कोई बड़ी डिग्निटरी जब भी यहाँ पर पहुँचती है तो वो अयोध्या आना बिल्कुल भी नहीं भूलती।